हमारा ड्राइव कर रहा है, देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। हम मचकुंड पहुंच चुके हैं। इन्फॉर्मेशन गूगल से लेके आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हो, बट फील करने के लिए तो आपको आना पड़ेगा भाई। बहुत इस तरह का नज़ारा है, बहुत प्राचीन टेम्पल बने, कई सारे छोटे बड़े टेम्पल हैं। देखो टेम्पलों की श्रृंखला है। राम राम सभी भाइयों को। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सीधा भरतपुर से धौलपुर जाने वाले रोड से। और अभी हम खड़े हुए हैं भरतपुर से धौलपुर जाता है जो हाईवे, उसी पर खड़े हुए हैं और हम जा रहे हैं ऑफिशियल वर्क के लिए धौलपुर। और हमने प्लान किया है कि हम धौलपुर अपना ऑफिशियल वर्क करें, उसके बाद मचकुंड घूमें। एक बार फिर मचकुंड दोबारा से दिखाना है, एक नए सिरे से दिखाना है। इस बार मेरे साथ विजय जा रहा है और हमारा अमित भाई जा रहा है। तो हम एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, एक ही जगह पे जॉब करते हैं और हम तीनों को एक ही जगह पे काम है धौलपुर। तो हम अभी धौलपुर जा रहे हैं अपने भाइयों के साथ, वहाँ अपना ऑफिशियल काम करना। उसके बाद हम घूमने वाले मचकुंड। भाई आज हमारे पास टाइम रहेगा घूमने का, तो हमने प्लान किया है मचकुंड घूमने। हमने बीच हाईवे पे अपनी कार रोक ली है और हमने थोड़े 2-3 फ़ोटो लिए हैं और ये लोकेशन बहुत प्यारी लग रही है, इस वजह से हमने रुका हुआ है। तो भाई हम अमित भाई की गाड़ी पे जा रहे हैं हम घूमने के लिए, तो पूरा एंजॉय करते हुए जाएंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप? तो ये मैं मिला देता हूँ आपको, ये अमित है हमारा भाई। अमित कुछ कहना चाहेगा? नहीं भाई, कुछ नहीं करता, मेरा भाई कहेगा। तो भाई आज हम बहुत फन करने वाले हैं और घूमने वाले हैं, और पहले हम अपना काम करेंगे उसके बाद हम घूमेंगे। डीजल के लिए रोक दिया, अभी हम डीजल डला लेते हैं। और डीजल इस वजह से डला रहे हैं हम यहाँ पर क्योंकि ये यूपी पड़ता है और यूपी और राजस्थान में कम से कम 10 रुपये का डिफरेंट है डीजल की प्राइस में। तो हमने सोचा कि हम यूपी से डला के चलें, इसी वजह से हमने पेट्रोल पंप पे रोक दिया, डीजल डला लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ ना, राजस्थान में डीजल का प्राइस और यूपी में डीजल का प्राइस। भाई यूपी में डीजल पड़ता है अपना भाई 87.90 डीजल का प्राइस है, और पेट्रोल का प्राइस देख लो भाई यूपी में कितना पड़ता है 94.79, तकरीबन 10 रुपये का डिफरेंट है। तो भाई इसी वजह से हमने है ना यहीं पे डलाया हुआ है यूपी में। चलो निकलते हैं यहाँ से सीधा। धौलपुर के बीच में है ना एक रूपबाज तहसील पड़ती है भरतपुर की। तो भरतपुर की रूपबाज तहसील से तकरीबन 5 किलोमीटर पहले है ना आपको खानुआ मिलेगा। और खानुआ फेमस है भाई बाबर और राणा सांगा के युद्ध के बीच में। जो लैंड था ना वो खानुआ का लैंड था जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था 1527 में, और मार्च का महीना था तब ये युद्ध लड़ा था। तो भाई मैं एक बाबर और राणा सांगा के बीच में आजकल थोड़ा सा इशू चल रहा है ना, उसमें थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। इतिहास के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं बहुत सीख रहा हूँ। भाई बाबर और राणा सांगा के जो बीच में जो युद्ध हुआ था वो शायद 15 या 16 मार्च को 1527 में हुआ था। तो बोलते ये युद्ध नहीं था, अस्तित्व की लड़ाई थी। अगर ये युद्ध राणा सांगा जीत जाते ना तो भारत की तस्वीर कुछ और होती, बिकॉज जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर राजपूत और हिंदुओं का शासन हो जाता, राणा सांगा का हो जाता। उससे पहले धौलपुर का युद्ध लड़ा था, गागरोन का युद्ध लड़ा था। धौलपुर का युद्ध शायद 1800 से 19 के बीच में लड़ा गया था, वो भी जीता था। उसके बाद बयाना का युद्ध था, फिर उसके बाद खानुआ का युद्ध था। तो भाई खानुआ का युद्ध हारने के एक मेन कारण था जो कि था बाबर द्वारा तोपों का इस्तेमाल। पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जो तकरीबन 1526 में हुआ था। इसके एक साल बाद ही सीधा खानुआ का युद्ध हो गया था और बयाना का युद्ध हुआ था। अगर वो राणा सांगा उस वॉर को जीत जाते ना तो भाई दिल्ली की सल्तनत में ना मेवाड़ियों का राज हो जाता और मेवाड़ सल्तनत का हुकूमत रहती और तस्वीर कुछ और होती। पर भाई राजपूत राजा थे ना, वो शौरवीर थे। उन्होंने है ना भाले, त्रिशूल, तलवार, घोड़े, हाथी इनसे युद्ध लड़ाए। भाई तोप उनकी नॉलेज में नहीं था, तोपों से युद्ध भी लड़ा जा सकता है। और ऐसा बताते भी हैं राजपूत सैनिक इतने बहादुर थे कि जब वो तोपों के सामने टिक नहीं पा रहे थे तो उन्होंने तोपों को नष्ट करने की सोची और अपना पूरा शरीर तोपों के अंदर डाल दिया। और जैसे ही अंदर डाला ना, अंदर शरीर नष्ट होने के बाद वो तोप खराब हो गई थी। ऐसे करके जितनी बार तोप थी ना वो ऐसे करके नष्ट की थी। ये एक कहानी है बाबर और राणा सांगा के बीच में। हम पहुंच चुके हैं धौलपुर और हमने अपना काम फिनिश कर लिया है। काम करने के बाद हमने सोचा कि मचकुंड चला जाए। हम मचकुंड के लिए निकल चुके हैं, अभी मेन मचकुंड के रास्ते पर हैं। और यहाँ से जो रास्ते का व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ पेड़ हैं और जो मचकुंड के लिए सिंगल रास्ता जा रहा है वो लाजवाब है। देखो सामने ही है मचकुंड, ये अपनी कार खड़ी हुई है। अब अमित चलाएगा कार
और हम जाने वाले हैं सीधा मचकुंड। देख लो भाई, मचकुंड का जो रास्ता है बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत लग रहा है। अभी हम मचकुंड की तरफ ही निकल रहे हैं सीधा। यहाँ से तकरीबन 500 से 600 मीटर के करीब है भाई। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं भाई। देखो है ना, नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। अमित हमारा ड्राइव कर रहा है, मैं कनेक्टर वाली सीट पर बैठा हुआ हूँ और हमारा विजय पीछे लेटा हुआ है। चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं आपको मचकुंड के भाई। लाजवाब है। मैंने तो देखा हुआ है, मचकुंड है ना एक टेम्पलों की श्रृंखला है। कहीं भी जाऊँ वहाँ टेम्पल ही नज़र आते हैं और टेम्पल पे ही जाना होता है। टेम्पल जो भी दिखाता हूँ वो वैल्यूबल होता है और उसकी बहुत ही प्राचीन मान्यता रहती है और देखने लायक है। जो भक्ति में ज़्यादा ध्यान रखते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन रहता है मेरा वीडियो। तो कोशिश करता हूँ जितने भी टेम्पल हैं दर्शन कर पाएँ, कि मुझे अच्छा लगता है। तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं तो देख ही रहा हूँ, शायद कोई एक आध देखने लायक हो और पसंद भी करता हो देखना इन चीज़ों को, तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये लेफ्ट में पहाड़ी है, सारी अरावली पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान में बहुत अरावली सबसे बड़ी प्राचीन श्रृंखला है, उसी की श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं। देखो कुछ इस तरह का रास्ता है। मेरे राइट में है मचकुंड के टेम्पल और ये चढ़ाई पे हम जाते हुए सीधा देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। फाइनली हम मचकुंड पहुंच चुके हैं। बंदर नज़र आएंगे आपको, देख सकते हैं भाई। जहाँ हनुमान जी हैं, जहाँ श्री कृष्ण जी हैं, जहाँ राम जी हैं, वहाँ बंदर सेना तो मिलेगी। तो भाई कुछ इस तरह का नज़ारा है। बहुत प्राचीन टेम्पल बने हुए हैं। मचकुंड यहाँ के राजाओं ने अपना योगदान दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी और अपना एक एक टेम्पल बनाया है। इसी तरह से यहाँ टेम्पलों की श्रृंखला है और वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि हर एक टेम्पल के विजिट किया जाए और बताया जाए कि ये टेम्पल क्यों फेमस हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं। तो ये सारे छोटे बड़े टेम्पल हैं। देखो टेम्पलों की श्रृंखला है। धूप बहुत है भाई, दोपहर का समय हो रहा है, टेम्परेचर बहुत है, तो हम अंदर की तरफ चल के बैठते हैं ना। मचकुंड पर बैठे हुए हैं और यहाँ धूप बहुत पड़ रही है, तो हमने ना एक रेस्ट ले लिया और सामने है मचकुंड तालाब। और भाई मचकुंड की कहानी में बताऊँ, ये तीर्थों के राजा कहा जाता है मचकुंड को। मचकुंड में 108 छोटे बड़े टेम्पल्स हैं और इसका उल्लेख मिलता है 775 ईसा पूर्वी। इसका उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यहाँ की प्राचीन मंदिर 775 ईसा पूर्व के। तीर्थों का राजा कहा जाता है मचकुंड को और राजा मचकुंड ने इसका निर्माण किया था। यहाँ छोटे बड़े टेम्पल्स हैं जो देखने लायक हैं। सबसे लाडली जगमोहन टेम्पल है जो देखने लायक है। राजा टेम्पल है, लाडली जगमोहन टेम्पल है जो देखने लायक है। जी। अभी दोपहर का वक्त हो रहा है तो हम देख नहीं सकते, उसको वेट कर रहे हैं कि पट खुल जाए और हम भी दर्शन करें और आपको भी दर्शन कराएं। बट यहाँ आकर यार आप बैठ रहे हो, धूप लग रही है आपको, है ना, आप पसीने पसीने हो रहे हो, फिर भी है ना एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। सामने है मचकुंड और ठंडी ठंडी हवा आ रही है और यहाँ पर हम चिल कर रहे हैं और भाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आध्यात्मिक कनेक्ट कर लें। ऐसा लगता है कि राजाओं ने अपनी इच्छा अनुसार यहाँ कई सारे टेम्पलों का निर्माण कराया है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। मान्यता भी यही है मचकुंड की कि इन्हें तीर्थों का राजा कहा जाता है। इस तालाब की मान्यता ये है कि यहाँ पर अगर कुष्ठ रोगी नहा लेना तो उसके कुष्ठ दूर हो जाते हैं। इसमें दरबार है, शिव दरबार, और भी छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। बहुत सारे छतरियाँ बना रखी हैं राजा महाराजाओं ने, जिनके पास जिनकी मान्यता है समाज में, और जो राजा महाराजा रहे ना उन्होंने कई सारी अपनी अपनी छतरियाँ बना रखी हैं। अब यहाँ कोई ब्राह्मण देवता होता तो उससे और भी जानकारी लेते। गूगल पे पूरी जानकारी नहीं मिलती ना। पर जानकारियों को छोड़ो यार, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं रहती। जो डेस्टिनेशन होती है वो अपना महत्व रखती है। अगर डेस्टिनेशन को अगर फील करना है तो आपको डेस्टिनेशन पर आना पड़ेगा। आप इन्फॉर्मेशन गूगल से लेके आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हो, बट फील करने के लिए तो आपको आना पड़ेगा भाई बॉस। और भाई देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, अलग ही फीलिंग आ रही है। देखो इसमें वृक्ष लगा हुआ है, इसमें एक वृक्ष लगा हुआ बीच में, है ना। वृक्ष तो सूख गए। ये देखो छोटी छोटी बतख है ना, कितनी खूबसूरत लगी है यार। आगे जाना मना है, बैरिकेड लगा हुआ है, पर आप बतखों को देख सकते हैं। मैं बिल्कुल पास आ चुका हूँ, देखो कैसे दाना चुग रही हैं। ये है भाई अपना मचकुंड, मचकुंड का तालाब। सामने है शिव दरबार का छोटी सा टेम्पल्स। ये पेड़ सूखा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ कौन सा पेड़ है ये, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जल है, यहाँ से जाना आगे मना है। यहाँ भीड़ का तो कोई नामो निशान नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा मुझे। इक्का दुक्का आदमी दिख रहे हैं, एक दो गाड़ी दिखी थी मुझे आ रही हैं जो घूमने के लिए। ऐसा लग रहा है दोपहर में नहीं आता, सुबह से हम लोग आते होंगे यहाँ पूजा करने आते हैं। यहाँ सिटी के लोग आते होंगे, पूजा करने आते होंगे।
एज ए टूरिस्ट है ना, वो तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, बहुत कम नज़र आ रहे हैं। लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो आ रहा है, बट इसका ना आध्यात्मिक महत्व बहुत है। तो जो लोग आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं ना, वो तो रेगुलर विजिट करते होंगे। बोलते हैं कि जो भी कुष्ठ रोग है ना वो दूर हो जाते हैं। तो एक एक करके अंदर जा रहे हैं हम। बैरिकेड लगे हो तो जा नहीं सकते, और एक एक करके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी को टच कर लें और फेस धो लें। मैंने तो ये देखो अपने से भाई ने फेस धो लिया है यहाँ पर। भाई पता, हमारे रिलीजन में हम नेचर को बहुत प्यार करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। इस प्रकृति ने ना हमें जो भी दिया है ना, हम उसका सम्मान और उसकी पूजा पद्धति रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो इस कुंड का तो बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। 775 ईसा पूर्व इस मत्स्य कुंड का निर्माण हुआ है। लगभग जान लो आज से है ना तकरीबन 2700-2800 साल पहले की मान्यता है। चलो हमने तो जो भी है वो कर लिया, और एक दो टेंपल के दर्शन कराते हैं, फिर आगे निकलते हैं। पहले चलते हैं हम पानी पीने के लिए। कौन सी मील रहे भाई?